नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं। ऐसा मसला जिसका सीधा ताल्लुक साफ सुथरी चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के संरक्षण से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड और राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग के बारे में। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई की। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा वक्त से लंबित है और इस पर सभी निगाहें इसलिए भी टिकी थीं क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। अंतिम प्रभावी सुनवाई के लगभग 1 साल 7 महीने बाद 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ चुनावी बॉन्ड योजना मामले में पार्टियों की दलीलों के अंतिम दौर की सुनवाई के लिए बैठी। सुनवाई 31 अक्टूबर को शुरू हुई। 3 दिनों की गहन मैराथन दौर की दलीलों और जवाबी दलीलों और न्यायाधीशों के तीखे सवालों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। विचाराधीन मुद्दे थे, क्या ये योजना कंपनियों को बेहिसाब गुमनाम राजनीतिक चंदे देने की सुविधा देती है? एक मुख्य मुद्दा चुनावी बॉन्ड की गुमनामी का भी था। गुमनामी की परिभाषा में दाताओं की पहचान और लेन देन की गोपनीयता भी शामिल है। इसी से जुड़ा मसला फंडिंग में काला धन के इस्तेमाल का भी था। सुनवाई शुरू होने से पहले अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। इस बयान के बाद आगे की सुनवाई की दिशा लगभग तय हो गई। चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने के अलावा याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सभी राजनीतिक दलों को पब्लिक ऑफिस घोषित करने, उन्हें सूचना के अधिकार के दायरे में लाने और राजनीतिक दलों को अपनी आय और व्यय का खुलासा करने के लिए बाध्य करने की मांग की है। जब 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में चुनावी फंडिंग का एक नया तरीका शुरू करने की सरकार की मंशा की घोषणा की, जो चुनावी वित्त में पारदर्शिता लाएगी, तो लोगों ने अपेक्षा और आशा के साथ इसे सुना था और राजनीतिक दलों ने काफी घबराहट के साथ। ये माना गया कि चूंकि लेन देन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए दानकर्ता की पहचान का पता लगाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से ये सही भी है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि दाता या सियासी दल अपने दान के विवरण देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, सत्ताधारी दल चाहे तो दानदाताओं की पहचान कर सकता है, लेकिन विपक्षी दल नहीं। ये पूर्वाग्रह योजना में अंतर्निहित है और सुनवाई के दौरान इस पर ही सवाल उठाया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि दानकर्ता को सियासी प्रतिशोध से बचाने के लिए दान की गोपनीयता आवश्यक रखी गई है। अगर किसी विशेष पार्टी को उनकी फंडिंग सार्वजनिक हो जाती है तो उन्हें सियासी प्रतिशोध का सामना भी करना पड़ सकता है। गोपनीयता के मुद्दे से संबंधित योजना के जरिए काला धन के इस्तेमाल का भी आरोप लग रहा है। सुनवाई के दौरान CJI ने सवाल किया कि क्या ये योजना राजनीतिक दलों को दी जाने वाली रिश्वत को वैध बना रही है? कंपनियों को आय से 7.5% की सीमा से अधिक दान करने देने के प्रावधान पर भी सवाल उठे, जिसका जवाब सरकार ने ये कहकर दिया कि इससे शेल कंपनियां नहीं बनेंगी, कंपनियां अब सीधे दान दे सकेंगी। तमाम मसलों पर कोर्ट में जोरदार बहस हुई और आज हम चुनावी बॉन्ड के तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे और कोर्ट में किस तरीके से इस पूरे मसले पर बहस हुई, क्या मुद्दे रहे, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया लीगल का ये नया एपिसोड। एक
इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आगे बढ़ने से आइए पहले जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। 2017 में मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। उसका उद्देश्य ये माना गया था कि राजनीतिक फंडिंग में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता आएगी। पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों तक जो धन आता था उसे वो तमाम दल गुप्त रख सकते थे, लेकिन 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को मनी बिल की तरह पेश किया और राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी इसे पास करवाया गया। आइए समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड आखिर क्या है और उस बिल में क्या कहा गया था। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रूपए, 10,000 रूपए, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। दाता चेक, डिजिटल भुगतान के माध्यम से बॉन्ड खरीद सकता है। संबंधित राजनीतिक पार्टी अपने सत्यापित खाते के माध्यम से बॉन्ड को भुना सकती हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है। इस दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या RPA के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। चंदा देने वालों को 80GG, 80GGB, सेक्शन 80GG एंड सेक्शन 80GGB के तहत आयकर में छूट मिलती है। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है जो दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुमनाम रखती है। वो जानने के अधिकार से समझौता कर सकते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। दो 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पर सवाल खड़े हो गए हैं और यूं तो चुनावी बॉन्ड से जुड़े 2 मुख्य संवैधानिक मुद्दे रहे। एक था चुनावी बॉन्ड योजना को वित्त अधिनियम के रूप में पेश करने की संवैधानिकता की जांच और दूसरा था चुनावी बॉन्ड योजना की गुमनामी के सार्थकता की जांच। ये जो मसले थे, इसके अलावा चंदे में काला धन का इस्तेमाल, निजता बनाम गोपनीयता, मतदाताओं के हक,
इन तमाम मसलों पर भी इस पूरे मामले में बहस होती रही। चुनावी बॉन्ड से जुड़े इन मसलों को आइए हम इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। चुनावी बॉन्ड के दुष्परिणाम कई हैं। समर्थकों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकते हैं और राजनीतिक फंडिंग में काले धन पर अंकुश लगा सकते हैं। आलोचकों ने उनके उपयोग से संबंधित कई चिंताओं और मुद्दों को उठाया है। गुमनामी और पारदर्शिता का अभाव। चुनावी बॉन्ड की एक मुख्य आलोचना ये है कि वो दानदाताओं को गुमनामी प्रदान करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि पारदर्शिता की यह कमी राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना मुश्किल बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना। चुनावी बॉन्ड की गुमनाम प्रकृति मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उनके दुरुपयोग की संभावना बढ़ाती है। आलोचकों का तर्क है कि उचित जांच के बिना ये बॉन्ड राजनीतिक व्यवस्था में अवैध धन को प्रसारित करने का एक साधन हो सकते हैं। समान अवसर पर प्रभाव। कुछ आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड बड़े वित्तीय संसाधनों तक पहुंच वाले राजनीतिक दलों का पक्ष लेकर समान अवसर को बिगाड़ सकते हैं। छोटी पार्टियों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान आकर्षित करने में कठिनाई हो सकती है। जवाबदेही तंत्र को दरकिनार करना। चुनावी बॉन्ड का उपयोग पारंपरिक जवाबदेही तंत्र को दरकिनार कर सकता है, जैसा कि दाता विवरण का खुलासा। जानकारी की यह कमी जनता के लिए राजनीतिक दलों पर विभिन्न हित समूह के प्रभाव का आकलन करना चुनौतीपूर्ण बन सकता है। कॉर्पोरेट प्रभाव के बारे में चिंताएं। ऐसी चिंताएं हैं कि चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों पर कॉर्पोरेट संस्थाओं का प्रभाव बढ़ सकता है। आलोचकों की चिंता है कि बड़े निगम इन बॉन्ड का उपयोग राजनीतिक दलों की नीतियों और निर्णय पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए कर सकते हैं। कई आलोचक और सुधार समर्थक चुनाव बॉन्ड प्रणाली के पुनर्मूल्यांकन और राजनीतिक फंडिंग में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता के लिए तर्क देते हैं। दो 2017 में अरुण जेटली ने जब इसे पेश किया था तब ये दावा किया गया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनावी व्यवस्था को बिल्कुल पारदर्शी बनने में सहूलियत होगी। ब्लैक मनी पे एक तरह से रोक हो जाएगा। लेकिन योजना के विरोध करने वालों का आज ये मानना है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान चूंकि जाहिर ही नहीं की जाती है, जिससे काले धन के इस्तेमाल को रोका नहीं जा सकता और ये उसका जरिया बन सकता है। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। मसला गोपनीयता का भी है, निजता का भी है और काला धन का भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वोटरों के हक का है। लेकिन चुनावी बॉन्ड से जुड़े और भी कई मसले हैं और एक जो बड़ा मसला है, जैसा कि हमने कहा, गोपनीयता का मसला। इससे देनदार का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता। सिर्फ सरकार के पास ही अधिकार है कि वो दाता का नाम जान सकती है। अब इस पर काफी विरोध हो रहा है। सरकार ने कोर्ट में गुमनामी शब्द के इस्तेमाल का विरोध किया और इसके बजाय गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी शब्द पर जोर दिया। सरकार का कहना था कि योजना से चुनावी फंडिंग में काले धन पर रोक लगेगी और शेल कंपनियां नहीं बनेगी। लेकिन सीजीआई और तमाम जजों ने इस पूरे मामले पर बेहद कड़े सवाल किए। सीजीआई ने तो यहां तक कहा कि क्या हम योजना के जरिए राजनीतिक दलों को दी जाने वाली रिश्वत को वैध करार कर रहे हैं। अब सीजीआई के इस पूरे टिप्पणी को किस तरह से लिया जाए, आइए हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं और साथ में ये भी दिखाते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर कैसे अपने आप को कोर्ट के सामने पेश कर रही थी और कोर्ट किस तरह के सवाल उठा रही थी।
चुनावी बॉन्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का रुख काफी हद तक योजना के बचाव में था। सरकार ने अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए कुछ पहलुओं पर जोर देते हुए चुनावी बॉन्ड प्रणाली के पक्ष में तर्क दिया। एक नजर डालते हैं सरकार के स्टैंड पर। दाता की पहचान की गोपनीयता और सुरक्षा। सरकार ने तर्क दिया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दानदाताओं को गुमनाम रहने का प्रावधान उनकी गोपनीयता की रक्षा करने और उनके राजनीतिक योगदान के आधार पर संभावित उत्पीड़न या उत्पीड़न को रोकने के लिए महत्वपूर्ण था। वैध राजनीतिक फंडिंग को प्रोत्साहित करना। सरकार ने तर्क दिया कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और वैधता को बढ़ावा देने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। राजनीतिक चंदे के लिए कानूनी और पारदर्शी साधन उपलब्ध कराकर इसका उद्देश्य चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना था। नकद लेन देन कम करना। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी बॉन्ड शुरू करने का एक उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में नकदी के उपयोग को कम करना था। बदले में इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को अवैध और बेहिसाब योगदान पर अंकुश लगाना था। बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से दान करवाना। सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनावी बॉन्ड अधिकृत बैंकों द्वारा जारी किए गए थे और दानदाताओं को अपने बैंक खातों के माध्यम से खरीदारी करने की आवश्यकता थी। इस तंत्र का उद्देश्य फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की एक परत जोड़कर लेन देन का पता लगाने योग्य रिकॉर्ड बनाना है। सियासी प्रतिशोध से बचना। सरकार ने तर्क दिया कि दानदाताओं की गुमनामी की रक्षा करना उनकी राजनीतिक संबद्धता के आधार पर उनके खिलाफ संभावित प्रतिशोध या उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक था। ये तो सरकार के पक्ष रहे हैं और विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न हलकों से आलोचनाएं भी चुनावी बॉन्ड के खिलाफ आई। केंद्र का जो दलील थे वो चुनाव आयोग के चुनौतियों के सामने एक तरह से चुनौती के रूप में सबके सामने खड़े थे और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये पता चल सके कि पार्टी ने कंपनियों और विदेशी स्रोतों से कोई दान लिया है या नहीं। ऐसे में भारतीय कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियां चुनावी दान देकर सरकार पर प्रभाव डाल सकती है। चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई हुई और इस दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से दलीलें रखी गईं। दलीलों में कहा गया कि ये बॉन्ड केवल रिश्वत है जो सरकारी फैसलों को प्रभावित करते हैं और नागरिकों को ये जानने का हक है कि किस पार्टी को कहां से कितना पैसा मिला। एडीआर ने कहा कि केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को कुल योगदान का 60% से ज्यादा फंड मिला है। अगर किसी नागरिक को या उम्मीदवार को उनकी संपत्ति, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार नहीं है तो आखिर ये कैसा प्रजातंत्र है। उन्हें ये अधिकार होना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को कौन फंडिंग कर रहा है। पेश है पहले दिन के सुनवाई में उठे तमाम वो मुद्दे और कोर्ट रूम के डिबेट के कुछ खास अंश। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के पहले दिन वादी एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी। भूषण ने कहा कि आयकर अधिनियम में संशोधन से राजनीतिक दलों को ये खुलासा करने से भी छूट मिल गई है कि उन्हें किससे चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए हैं। केवल केंद्र सरकार को पता है कि किसने किसे दान दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के फंडिंग के स्रोतों की जानकारी पाने के नागरिक के अधिकार को खत्म कर देती है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
प्रशांत भूषण ने एक चार्ट का हवाला दिया और कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में घोषित 2021-2022 तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त पार्टीवार दान के अनुसार बीजेपी को 5,271 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए मिले। The electoral bonds that have been purchased in this last 1.5 years has taken the total to 13,000 crore. Now today, if they open the electoral bonds again in this assembly election, again electoral bonds will go. I am respectfully, my lord, requesting your lordship, even if your lordship does not stay the issue of electoral bonds after today, at least one thing your lordship should say, that it should be made clear to the parties who are purchasing electoral bonds that these may be subject to disclosure. भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल की संभावनाएं खोलता है। भूषण ने कहा कि इस बात के परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं कि चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल रिश्वत के रूप में किया जाता है और चुनावी बॉन्ड के जरिए आपने रिश्वत को वैध बना दिया है। कंपनियां चुनावी चंदा देती हैं तो उम्मीद करती हैं कि राजनीतिक दल से फायदा होगा। चुनावी बॉन्ड का उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और FCRA के उल्लंघन और राजनीतिक दलों को अवैध योगदान के लिए किया जाना बेहद आसान है। कॉरपोरेटर्स को ये भी खुलासा करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट और खातों में किसको योगदान दिया है। Why do we need public disclosure? Because number one, as the US Supreme Court said in Buckley versus Valeo, a political party may represent anything to the electorate. It may self-ascribe any label to itself to the electorate. But one of the best ways of determining what the party is about is where or who it is going to be most responsive to is where it gets its funds from. दिन भर चली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, चुनावी फंडिंग एक बड़ा मुद्दा है, ये बहुत आसान बात नहीं है, ये एक जटिल मुद्दा है। शीर्ष अदालत की सुनवाई में अहम बात यह है कि कोर्ट ने यह कहा कि वो इस योजना को धन विधेयक के रूप में पारित करने से संबंधित कानूनी सवाल पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये मुद्दा पहले से ही 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। जब दूसरे दिन की बात आई और दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना के बचाव में साफ तौर पर फील्डिंग करती हुई दिखी और लगातार इस पर जोर देती रही और उसका जोर गोपनीयता पर ज्यादा था। इससे दानकर्ताओं को सियासी प्रतिशोध से रक्षा मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना था। कोई राजनीतिक दल दूसरे दल को चंदा देने वालों से बदला नहीं ले पाए, इसलिए जरूरी है कि दान को गोपनीय रखा जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से सियासी दलों को काला धन के जरिए फंडिंग नहीं होगी। वहीं अदालत ने इस स्कीम के साथ एक समस्या सबके सामने रखी और वो ये थी कि समस्या ये है कि चयनात्मक गोपनीयता यानी कि सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी प्रदान करती है ये पूरी जिस तरह की सुविधा दी गई है ये, या फिर इसको किस तरह से लिया जाए ये अदालत समझना चाहती थी। स्टेट बैंक के लिए भी ये चीजें उतनी ही गोपनीय हैं, जांच एजेंसियों के लिए गोपनीय नहीं है, सिर्फ विपक्ष और जनता के लिए गोपनीय क्यों है, ये कोर्ट जानना चाह रही थी। पेश है दूसरे दिन की सुनवाई पर यह खास रिपोर्ट। This is the most unconstitutional, undemocratic, unfair scheme that destroys the very basic structure of our constitution. Free and fair elections is the basic structure of our constitution. You have given your note, Mr. Kalishwaram Raj? Yes, sir. चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की दलील रखेंगे। मेहता ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे की नीति में गोपनीयता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आमतौर पर राजनीति में काले धन का उपयोग को लेकर हर देश जूझ रहा है।
तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दानदाताओं की गोपनीयता, राजनीतिक संबद्धता की रक्षा के लिए कोशिश है। उन्होंने कहा कि वर्तमान योजना से राजनीतिक दलों को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से क्लीन मनी सुनिश्चित करने का एक प्रयास किया गया है। सरकार की ये भी योजना है कि जहां तक संभव हो चुनाव में ब्लैक मनी को खत्म किया जाए। डिजिटलीकरण सरकार का ये पहला कदम था। दूसरा चरण शेल कंपनियों के पंजीकरण का था। 2018 से 2021 के बीच भारत सरकार ने 2,38,223 शेल कंपनियों की पहचान कर उनके ऊपर कार्रवाई की है। यह वही व्यवस्था थी जिसके जरिए भी ब्लैक मनी गुजरती थी। 2,38,223 shell companies. Because this is one of the vehicles through which the unclean money passes hands. Again, this may not have a direct bearing. I am just trying to point out that the scheme which is under consideration of your lordship is not an isolated attempt, but is a part of a series of attempts made, whereby now more clean money is available because of the digitized payment. जस्टिस खन्ना ने कहा, पहला मुद्दा चयनात्मक गोपनीयता का है और यदि गोपनीयता दी जाती है तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बदले में कुछ नहीं होगा। सीजेआई ने कहा कि ये तो रिश्वत को वैध बनाना जैसा होगा। सीजेआई ने कहा, उत्पीड़न को रोकने के लिए गोपनीयता मौजूद है। सीजेआई ने कहा कि बैलेंस शीट ये नहीं दर्शाती कि कौन सा बॉन्ड खरीदा गया है, ये केवल उस कुल राशि को दर्शाता है जो योगदान पर खर्च की गई है। सीजेआई ने कहा कि पूरा सिस्टम इससे प्रभावित है। Has been regulated by statute. My lord, Right from 1956. my lord, The nature of the regulation has been by statute. my lord. The only point is this: absent an enabling provision in the statute, namely the Companies Act, no company can donate for political purposes at all. Yes, Right? yes, So, though at a certain level or at first blush, this is regulated by statute. My What lord. is conferred by statute can be taken away by statute. All right? No implication of a fundamental right can arise. So, for instance, just wait a minute. my lord, my lord. It may not be against you. Yes, yes, no, I'm not. Suppose there was no provision in the 1956 Act My at lord. all for political contribution. What would be the consequence? Consequence is not that companies are free to donate for political purposes untrammeled by any other provision. The 1956 Act, for the first time, when that enabling provision came, provided, in fact, there was a complete ban. 1960 was 5% of the net profits or Yes. 20,000 rupees. My lord, Absent that provision, you could not have contributed at all. my lord. Then comes the ban in 1969. 69. Ban is lifted in 1985. 5. So, though it is a matter of statutory regulation, Yes, absent an enabling provision, a company cannot contribute to My lord. political purposes. my lord. So, if the constraints subject to which those contributions are permissible are lifted by the legislature, My lord. they are amenable to be tested under Article 14. Article 14. Yes, my lord. And it is manifestly arbitrary, my lord. There are two reasons which are given. So it's not just a question of what the legislature enacts; it can take away. There's no it fundamental is right. not like that, my lord. But Yes, when you are making an Yes. enabling provision My lord. for contributions my lord. and taking away the restraints on companies, Yes. the taking away of those restraints is amenable to be It tested. is unable to be tested. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने चिंता जताई कि कुल योगदान की कोई सीमा नहीं है। विजय हंसारिया ने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 की उपधारा 3A में राशि और जिस पार्टी को योगदान दिया गया है उसका विवरण देने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि गोपनीयता के कारण विपक्षी दलों को पता नहीं चलता कि सत्तारूढ़ दल के दानकर्ता कौन हैं, लेकिन विपक्षी दलों के दानकर्ताओं का पता कम से कम जांच एजेंसियों द्वारा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे दिन की सुनवाई खत्म हुई। I thought the lordships are rising. Lord, no, somebody came, so I thought your lordships are rising. Start afresh at 2 o'clock. I can start at 2, Malone. It's
सुनवाई में बैंकिंग प्रणाली की अहमियत पर भी जोर दिया गया और एक बात तो तय दिखी कि फंडिंग में कैश की निर्भरता बहुत कम हुई है। कोर्ट भी इस बात से सहमत दिखा कि कुल मिलाकर चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनावी फंडिंग नकदी में कम और बैंकिंग सिस्टम पर अधिक निर्भर हो। ये सकारात्मक पहलू रहा, लेकिन जब तीसरे दिन की सुनवाई की बात आई तब अदालत ने मतदाताओं के हक का मुद्दा उठाया। वहीं अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये योजना किसी भी व्यक्ति के मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। अंत में सीजीआई ने कहा कि हमें फंडिंग राशि की जानकारी चाहिए। कोर्ट ने सील कवर में 2 हफ्ते के भीतर चुनावी चंदे का डेटा मांगा और इसके साथ ही एक तरह से इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से अदालत ले रही है, ये बात स्पष्ट हो गई। Contention is that this was an effort which was चुनावी चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को चुनौती देने वाले मामले पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में तीसरे दिन केंद्र सरकार की दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने योजना को लेकर सरकार की नीति पर तर्क दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गोपनीयता को दूसरे हितों से बैलेंस करना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस नीति के जरिए सरकार ने शेल कंपनियों की आड़ में चुनावी चंदा के फर्जीवाड़े को खत्म कर व्हाइट मनी को राजनीतिक चंदे के रूप में बढ़ावा दिया है। यहाँ पर 7.5% सीलिंग को हटाना काम आया है। मेहता ने कहा कि स्टेट बैंक के पास एक सुरक्षित सिस्टम है जिससे कि केंद्र सरकार के साथ किसी को भी ये योजना की जानकारी नहीं मिल सकती है। And I'm going to show to your lordships that there is any deviation. If anyone tries to breach into the confidentiality, it leaves its footprints and will not go unpunished. My lord, I as a law officer, spoke to the chairman of the State Bank of India. And I have his letter signed by him saying 3 things. A, except the contingency contemplated under section 7(4), that is the allow or permit even ruling party to know about, even the government to know about, the central government as a body, not forget the ruling party in the government. In this case, Malad, the only reason the information about the identity of donors is unknown in the present case is the structural design of the system. You have structured the scheme in such a way that it's unknown. the problem with the scheme lies is if it doesn't provide a level playing field to political parties, and B, if it suffers from opacity, as the argument for the other side is. This is not to prevent the legislature or the executive from coming out with a scheme which deals with these deficiencies. Confidentiality goes. सीजीआई ने सरकार की गोपनीयता की दलील को खारिज किया। We cannot therefore accept the theory that a peripheral or concomitant right which facilitates the exercise of a named fundamental right or gives it meaning and substance or makes its exercise effective is itself a guaranteed right included with the named fundamental right. I mean, Puttaswamy is 9 judges. But So there is no right to privacy. There is no right to privacy expressly recognized by the Constitution. But we read in that right in the right to life, liberty, dignity, the preambular values. So. सीजीआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर चुनावी चंदे का डाटा सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 30 सितंबर तक का फंडिंग डाटा जमा करने को कहा है। चुनाव बॉन्ड और चंदा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि और साफ तौर पर सीजीआई ने कहा कि हम इस स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दानदाताओं की पहचान उजागर करने के लिए नहीं कहेंगे। वर्तमान स्तर पर इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम मात्रा जरूर जानना चाहेंगे।
किस तरह से अदालत ने अपनी ये रिपोर्ट मांगी है, आप इस खास रिपोर्ट में देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर तक सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले फंड का ब्यौरा हासिल करे और डेटा कोर्ट में जमा करे। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही एक संविधान पीठ ने ये निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने आज तक चुनावी बॉन्ड दान का डेटा नहीं होने पर चुनाव आयोग से नाराजगी भी जताई। बेंच ने बताया कि 12 अप्रैल 2019 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसार ईसीआई आज तक चुनावी बॉन्ड फंडिंग के डेटा को बनाए रखने के लिए बाध्य था। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील अमित शर्मा ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग की धारणा थी कि अप्रैल 2019 का आदेश केवल 2019 के लोकसभा चुनावों के संबंध में जारी चुनावी बॉन्ड से संबंधित था और इस दलील को मानने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा कि आदेश में साफ है कि डेटा लगातार इकट्ठा करना होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जब आप अदालत आ रहे थे तो आपको डेटा मिलना चाहिए था। हमने उस दिन आदेश पढ़ा, हम सभी ने एक विचार व्यक्त किया और हमें उम्मीद थी कि आप उस डेटा के साथ वापस आएंगे। सीजीआई ने कहा, हम इस स्तर पर एसबीआई से दानदाताओं की पहचान उजागर करने के लिए नहीं कहेंगे। वर्तमान स्तर पर इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम मात्रा जानना चाहेंगे। चुनाव आयोग तब वर्तमान तिथि तक डेटा एकत्र करने के लिए सहमत हुआ। वकील ने अदालत को अप्रैल 2019 के आदेश के संदर्भ में राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत डेटा वाला सीलबंद लिफाफा भी सौंपा। अप्रैल 2019 के आदेश में न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त किया है, वो सीलबंद कवर में भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक बॉन्ड के खिलाफ दानदाताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। ऐसे प्रत्येक बॉन्ड की राशि और प्रत्येक बॉन्ड के बदले प्राप्त क्रेडिट का पूरा विवरण, अर्थात उस बैंक खाते का विवरण जिसमें राशि जमा की गई है और ऐसे प्रत्येक क्रेडिट की तारीख, आदेश के मुताबिक विवरण सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दिया जाना था। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को करीब 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है। इसमें से आधे से ज्यादा राशि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 94% चुनावी बॉन्ड कॉरपोरेट घरानों से मिल रहे हैं। माना यह जाता है कि कॉरपोरेट घराने दान लाभ के उद्देश्य से ही करते हैं। बिना लाभ के आखिर वो दान क्यों करेंगे? बहरहाल राजनीतिक चंदे पर पार्टियां यहां तक कि सरकारें भी सब कुछ छिपाना चाहती हैं। सरकारों को आम लोगों की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। हम और आप कुछ भी कमाते हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगता है और एक एक बात हमें बतानी होती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चंदे का हिसाब का कोई लेना देना नहीं है और न कोई ये हिसाब को देना चाहता है। यहां तक कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में जानने का हक जनता को नहीं है। सवाल उठता है कि सत्ताधारी दल की क्या कोई मजबूरी है जिसे कारण वह चंदा की जानकारी गुप्त रखना चाहती है? वैसे जानना दिलचस्प होगा कि चुनावी चंदे से किस राजनीतिक दल को कितना फायदा हुआ, और इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी चंदे से राजनीतिक दलों को कितना फायदा पहुंचा है, ये जानना दिलचस्प होगा। चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले और इस 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5,272 करोड़ रुपए थी। यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा 743% बढ़ गया। दानकर्ता के नाम की गोपनीयता के कारण चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान की पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है।
भाजपा को सभी राष्ट्रीय दलों के बीच सबसे अधिक कुल चंदा मिला और उसने अन्य दलों को काफी अंतर से पीछे छोड़ दिया। इस अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017 और 18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ इसी अवधि में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाला कॉर्पोरेट चंदा केवल 48% बढ़ा। जनवरी 2022 के शुरुआती 10 दिनों में ही राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एसबीआई से करीब 1213 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं और इस तरह 2018 से अब तक 4 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टियों को 9207 करोड़ रुपए चंदा मिला है। ये पैसा कहां से आया और किसने दिया, इसका कोई अता पता नहीं है। एडीआर ने अपने विश्लेषण में पाया कि इन 5 सालों में से वर्ष 2019-20 जो लोकसभा चुनाव का वर्ष था, में सबसे ज्यादा 3439 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया और इसी तरह वर्ष 2021-22 में, जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 2664 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जाहिर है कि सत्ताधारी दल को हमेशा से चुनावी चंदा का फायदा मिला है, चाहे वो पारंपरिक तरीके से हो या फिर चुनावी बॉन्ड के तरीके से। चुनावी बॉन्ड अपने साथ बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी। जब चुनावी बॉन्ड की स्कीम मोदी सरकार लेकर आई तो ये दावा किया गया कि अब राजनीतिक स्वच्छ हो जाएगी और राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में काला धन पर लगाम लग जाएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ वाकई हो पाया? मनी बिल के जरिए संशोधन पास करके 4 बुनियादी कानूनों में बदलाव किए गए, जिससे फंडिंग और आसान हो गई। कंपनियों के लिए 7.5% की बंदिश खत्म कर दी गई। विदेशी स्टेक होल्डर कंपनियों को दान देने की इजाजत मिल गई। क्या इनसे राजनीति साफ सुथरी हुई? ये सवाल है। आज भी सत्ताधारी दल को 50% से ज्यादा फंड चुनावी बॉन्ड के जरिए मिल रहा है और दानकर्ता कौन है ये सिर्फ सरकार जानती है। ये हमको और आपको जानने का हक नहीं है, सरकार का ये कहना है। निजता का हवाला देकर दानकर्ता की गोपनीयता को छुपाया गया है। ये कितना सही है? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब अभी ढूंढना बाकी है। उम्मीद है कि अदालत का फैसला चुनावी बॉन्ड से जुड़ी विसंगतियों को सुधारेगा और सियासी फंडिंग को और पारदर्शी बनाते हुए राजनीति को स्वच्छ बनाने में कारगर होगा। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके सामने एक और संवेदनशील विषय के साथ आऊंगी। तब तक नमस्कार।